गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं रिचर्ड डॉकिंस की फेमस बुक द सेल्फिश जीन के बारे में आपको कोट के बारे में आपको बताऊंगा। सेल्फिश जीन रिचर्ड डॉकिंस की एक ऐसी बुक है जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के को डील करती है। रिचर्ड डॉकिंस की बात करें तो वो एक थियोलॉजिस्ट है। थियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि एनिमल्स का बिहेवियर देखते हैं किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में, एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। रिचर्ड डॉकिंस बीइंग अ थियोलॉजिस्ट एनिमल्स से काफ़ी करीब थे और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो इसमें कुछ कंसेप्ट ये है जैसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में, जो कि आप लोगों ने क्लास 10th बायोलॉजी में ज़रूर आप लोगों ने सीखा होगा। इस बुक में रिचर्ड डॉकिंस बताते हैं कि लाइफ कैसे इवॉल्व करी अपने प्लैनेट अर्थ पे और ऐसा क्यों है कि क्या फैक्टर्स का ज़रूरत है लाइफ की इवोल्यूशन के लिए। रिचर्ड डॉकिंस की बुक द सेल्फिश जीन को समझने के लिए हम लोगों को पहले कुछ कंसेप्ट्स के बारे में जानना होगा, जो कि जिसके बारे में अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो ये बुक समझने में हमें दिक्कत आएगी। तो पहला चीज़ है कि कुछ बिहेवियर है, क्योंकि इथोलॉजिस्ट थे रिचर्ड डॉकिंस, तो वो एनिमल का बिहेवियर देखते थे। तो एनिमल में उन्होंने दो मेजर बिहेवियर्स में उनको डिवाइड किया था। एक होता है ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर एंड सेकंड इज सेल्फिश बिहेवियर। तो ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर्स को अगर हम लोग ऑल्ट्रुइज्म से कंपेयर करें, ऑल्ट्रुइज्म एक कंसेप्ट है जिसे हम लोग चैरिटी का कंसेप्ट कहते हैं, दान का कंसेप्ट कहते हैं कि इसमें हम लोग दूसरों की भलाई के लिए एनिमल्स कई बार दूसरों की भलाई के लिए अपनी इंडिविजुअलिटी ही ख़त्म कर देते हैं या अपने को खतरे में डालते हैं, खुद कष्ट पहुंचाते हैं अपने आप को, ताकि इन द लॉन्ग रन अपने जो फेलो एनिमल्स हैं, अपने जो स्पीशीज़ है उसका बेनिफिट हो सके। और अगर हम बात करें सेल्फिश बिहेवियर की तो इसका सीधा उल्टा होता है। सेल्फिश में एनिमल्स अपना बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और सेल्फ सेंटर्ड होने की वजह से वो अल्ट्रुइस्टिक कैरेक्टर नहीं शो करते, वो सेल्फिश बिहेवियर शो करते हैं और खुदगर्ज होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर की, तो अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर का आप सब कॉमन एग्जांपल है आपकी वर्कर बीस। देखिए, जब ये आपने मधुमक्खी को देखा होगा, बीस को देखा होगा, तो वो हाइव्स में रहते हैं। तो हाइव्स में क्या होता है कि जो बीज भी होती है उनकी कॉलोनी होती है और वो हाइव्स में रहते हैं। और बीज का अपना ये फंडा है कि बीज सारे बीज एक टाइप के नहीं होते। मेजर बीज जो होते हैं मेजॉरिटी में वो होते हैं वर्कर बीज, और ये वर्कर बीज इनफर्टाइल होते हैं, यानी ये अपने रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये एक नई बी को जन्म नहीं दे सकते। और ये वर्कर बीज का काम बस ये इतना होता है कि वो क्वीन बी को प्रोटेक्ट करें। क्वीन बी वो बी है जो कि जन्म दे सकती है, जो कि रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी रखती है। तो क्वीन बी अंदर वेल प्रोटेक्टेड रहती है वर्कर बीज से। वर्कर बीज क्वीन बी को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि जानते हैं कि क्वीन बी ही उनकी जनरेशन को आगे कंटिन्यू करेगी। इसलिए वर्कर बीज उनके प्रोटेक्शन के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। अब जब कोई एक्सटर्नल थ्रेट आता है, तो वर्कर बीज अपना अटैक मोड में आती हैं और उस थ्रेट को काटने लगती हैं, डंक मारने लगती हैं। जब वो डंक मारती हैं तो उन्हें पता होता है कि उनका डंक जहाँ पे वो काटेंगी तो उनका डंक वहाँ पे रह जाएगा, और डंक के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स जो कि ज़रूरी है उनके सर्वाइवल के लिए वो भी वहाँ पे रह जाएंगे। इस वजह से वो जब वो डंक काटेंगी और डंक से अपना कुछ छुड़ाने की कोशिश करेंगी, बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, तो वो इंटरनल ऑर्गन वहीं पर धंस जाएगा स्किन में उनके प्रे के, और वो थोड़ी देर बाद वर्कर बी की डेथ हो जाएगी। ये जानने के बावजूद भी, इतना सब जानने के बावजूद भी जो वर्कर बी होती है वो अपना जो डंक होता है वो उसको छोड़ती है, अटैक करती है, और अटैक करने के बाद क्वीन के प्रोटेक्शन में अपनी जान भी क्वीन के प्रोटेक्शन के लिए कुर्बान कर देती है। तो ये होता है एक ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। इसमें एक तरह से ऑल्ट्रुइज्म है क्योंकि भाई वर्कर भी अपनी जान दे रही है, मगर एक तरह से इसमें थोड़ी सेल्फिशनेस भी जुड़ी हुई है क्योंकि इसमें वर्कर बीज अपने रेस की प्रोपोगेशन यानी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए की चाह के लिए अपने आप को कुर्बान कर रही हैं। तो
ये एक ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर है, कहीं ना कहीं इसमें भी सेल्फिशनेस आपकी जनरेशन में दिख रही है। अच्छा, प्योर सेल्फिश बिहेवियर की अगर हम बात करें, अगर हम एक प्योर सेल्फिश बिहेवियर की बात करें तो सिमिलरली एनिमल्स है, जैसे कि एम्परर पेंगुइन। पेंगुइन क्या है? पेंगुइन के बहुत वैराइटीज़ आते होंगे, ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, और एम्परर पेंगुइन उनमें से एक पर्टिकुलर क्लास है। एम्परर पेंगुइन का ये है कि एम्परर पेंगुइन पहले तो साथ में कॉलोनीज़ में रहते हैं। आपको पता होगा कि पेंगुइन्स बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ में रहते हैं। जब ये पेंगुइन्स जब अपना पहला ये जनरली पोलर आइस रीजन में रहते हैं, और ये अपना सफ़र शुरू करते हैं जब ये चाहते हैं कि ये थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं और ये तैरना सीख रहे होते हैं। तो ये पहली अपने समुद्र की जर्नी, क्योंकि एम्परर आप जानते हैं पेंगुइन एक ऐसी बर्ड है जो तैर सकती है, तो वो समुद्र में पहले वो अपने आप को टेस्ट करती है, अपने आप को समुद्र में पहली बार तैरने जा रही होती है। तो क्या होता है कि बहुत बड़ी कॉलोनी होती है, सब बर्फ़ के मैदान में जो लैंड होती है वहाँ पे बर्फ़ से कवर्ड हुई, उस पर बहते हैं और पानी में छलांग लगाने की शुरुआत कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पे एक विशेष चीज़ होती है, वो ये है कि जब वो जंप करने वाले होते हैं पानी में, तो उन्हें दिखता है कि सील्स वहाँ पे, सील्स क्या होते हैं? पेंगुइन को खाती हैं। सील्स एक वो एनिमल है जो कि पेंगुइन को खाते हैं, जो कि बेबी पेंगुइन को खा सकते हैं। तो पेंगुइन्स डर रही होती हैं कि भाई पानी में कूदने के लिए। तो क्या करती हैं कि ये तो मगर उनको सील्स ऊपर से दिखती नहीं है, पेंगुइन को ऊपर से सील्स दिखती नहीं है, तो उन्हें पता नहीं होता कि वहाँ पे सील वहाँ पे पानी नीचे छुपी हुई है या नहीं छुपी हुई है। तो वो किसी एक को तो नीचे जाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। अगर कोई वहाँ पे कूदा और उसे सील ने खा लिया, तब हमें पता चल जाएगा भैया सील है, और सारे पेंगुइन्स नहीं कूदेंगे। मगर अगर कोई वहाँ पे सील नहीं हुआ तो पता चल जाएगा भैया यहाँ पे सील नहीं है और सबके आने के लिए सेफ़ है। अब ये बात होती है कि सबसे पहले कूदे कौन? तो पेंगुइन्स क्या करती हैं? एक दूसरे को धक्का देने लगती हैं। ये एक ट्रूली सेल्फिश बिहेवियर है। यहाँ पे पेंगुइन्स एक दूसरे को धक्का देने लगती हैं पानी में, और कोशिश करती हैं किसी एक पेंगुइन को गिरा दें, और इसको गिराने के बाद ही हम उसको क्योंकि पेंगुइन गिर जाएगी, ताकि हमें पता चल जाए कि समुद्र हमारे लिए सेफ है कि नहीं है। तो यहाँ पे धक्का उनकी शुरू हो जाती है, और ये एक टोटल सेल्फिश बिहेवियर है जो कि पेंगुइन्स शो करती हैं। तो आप सोच रहे हो कि मैं ये सेल्फिश बिहेवियर या एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर की आखिर बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो सेल्फिश जीन है ना, वो ई बुक में हमें बता रही है कि भले ही हम लोग जब भी रिचर्ड डॉकिंस हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम भले ही हम सेल्फिश बिहेवियर शो करें या ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो करें, कहीं ना कहीं उसमें हमारी जीन, यानी जीन जिससे हम लोग कंपोज हैं, जो कि हम लोग को गवर्न कर रही है, जिससे हमारी पूरी साइकोलॉजी डेवलप्ड है, वो कहीं ना कहीं सेल्फिश होती है। और ये सेल्फिश जीन ही की वजह से ही आज हम जिंदा हैं। अगर सेल्फिश नहीं होते तो आज हम लोग ना कहें, हम लोग के जीन अगर सेल्फिश ना होते तो शायद हम लोग आज सर्वाइव नहीं कर रहे होते। तो अभी आपको लग रहा होगा कि यार क्या मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हम लोगों को खुदगर्ज हो जाना चाहिए, मगर और क्या खुदगर्ज ही ज़िंदगी है? तो मैं आप जो खुदगर्जी की बात कर रहा हूँ, ये वो टाइम था जब कंपटीशन चल रहा था, जब एनिमल्स के बीच में ह्यूमन भी एनिमल है, तो एनिमल्स में सबको कह रहा हूँ, जब एनिमल्स के बीच में एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की लड़ाई चल रही थी, उस समय अगर आप देखें तो जो डार्विन की थ्योरी है, वो डार्विन की थ्योरी भी यही कहती है कि इट वाज दैट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन लाइफ इवॉल्व्ड, द रूल जो चलता था वो था द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो भी एनिमल ढलते चेंज होते एनवायरनमेंट में खुद को अडैप्ट कर पाया, और जो एनिमल जो ज़्यादा बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग था, वो ही इवेंचुअली सर्वाइव किया, या उसकी ही रेस सर्वाइव करी। तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ।